ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बारे में न्यूज़ है कि डेथ कंफर्म हो गई है। हेलीकॉप्टर के जो पार्ट्स थे वो मिल गए हैं। कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड, वर्ल्ड स्टैंडिंग इन सोलिडारिटी विद ईरान बिकॉज द लॉस ऑफ इट्स लीडर is a dent to a lot of aspirations on which Iran was working. Considering Iran as an important ally of India, we should not just consider the recent dynamics which were going on. यानी कि ईरान और इंडिया के रिलेशंस अभी के नहीं। फ्रॉम हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू कल्चरल कनेक्शन, जैसे कि आज भी हम जानते हैं कि व्हेन पर्शिया वाज जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट फ्रॉम एंशिएंट टू मिडीवल टाइम, क्योंकि अगर ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करना है तो ईरान के थ्रू होता था, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, पहले पर्शिया होता था। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम छाबहार वाले इशू पर बात करेंगे और उसमें जो इब्राहिम रईसी हैं और इससे पहले जो हसन रूहानी थे, उनका कंट्रीब्यूशन भी अहम रहा है। अभी क्या चैलेंजेस हैं जो उभर कर आ सकते हैं, क्योंकि ईरान उस एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि काउंटर कर रही थी यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को। यहां पर ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इस एक्सेस को देखा जाता है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप दिखाया था कि डिस्पाइट दिस फैक्ट कि यूएसए वांटेड इंडिया टू स्टे बैक फ्रॉम ईरान, वी एक्चुअली फाइनलाइज्ड अ 10-year डील और यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट विद रिगार्ड टू छाबहार पोर्ट। जरा जानते हैं इस पूरे मुद्दे को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर लोकेशन, पोर्ट और जो लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन की, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस छाबहार, एक अलग से वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा जिसमें मैं जो रीसेंट डेथ है अभी उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, इंडिया के इंटरेस्ट कैसे वहां पर अलाइन है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ पक्ष उसमें छाबहार से कनेक्टेड, जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड, आप यहीं पर समझ लेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम छाबहार, ग्वादार और छाबहार। देखिए, ग्वादार ये पाकिस्तान में है, छाबहार ईरान में है। लगता है कि शायद अभी 2014-15 की बात होगी, छाबहार को लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन शख्स को जानते हैं, मिस्टर ब्रजेश मिश्रा, इंडियाज फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कहा जाता है ये जो उस समय इंडिया के एनएसए थे और ईरान के एनएसए थे मिस्टर हसन रूहानी, जो कि इब्राहिम रईसी से पहले ईरान के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने एक प्लान बनाया था कि यार कहीं ना कहीं ईरान और इंडिया को स्ट्रेटेजिकली अलाइन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम फॉर बोथ, इंडिया के लिए डायरेक्टली और ईरान के लिए इनडायरेक्टली। तो जो छाबहार पोर्ट है वो बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस में पड़ता है और आप सबको पता है बलूचिस्तान इनस्टेबल है और वहां पर बैठे ग्रुप्स वो ईरान के लिए भी प्रॉब्लम करते हैं। तो माना गया कि एक एंटीडोट होगा इसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड बाय दिस अलाइनमेंट वी विल बी एबल टू बाईपास ईरान एंड कनेक्ट इनटू सेंट्रल एशिया। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर फाइनली मोहर लगी। ये आप उस ऑफिशियल फोटो को देख सकते हैं, यहां पर हसन रूहानी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, साइन हुआ कि ठीक है, 2003 की बात है। देखिए कि नाउ वी आर गोइंग टू लिंक, लेकिन फिर इस पर हॉल्ट लग गया। यहां पर आप देख रहे होंगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एंटी ईरान स्टैंड और इंडिया को कहना कि देखो इंडिया, तुम्हें हमारी जरूरत तो है, कारण क्योंकि तुम्हें चाइना को काउंटर करना है और अब यूएसएसआर भी नहीं रहा क्योंकि अब तो रशिया आ गया है, और रशिया के जो नए लीडर थे वो भी टुवर्ड्स मतलब एक इंक्लिनेशन शो कर रहे थे यूएसए की तरफ। तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, यू नीड यूएसए, एंड फॉर दैट यू नीड टू शो सम यू कैन से अलाइनमेंट विद व्हाट यूएसए वांट। तो ऐसे में एक तरीके से ऐसा नहीं कि हमने कट ऑफ कर लिया रिलेशन, लेकिन जो एफर्ट्स होने थे इसके बाद वो धीमे पड़ गए, आप ये कह सकते हैं। 2015 के बाद दोबारा से प्रोग्रेस यहां पर बढ़ी। और देखिए ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, दिलाराम जरंज, ये अफगानिस्तान के अंदर है। यहां पर रोड कनेक्टिविटी हुई, इंडिया ने रोड बनवाई 218 किलोमीटर, और फिर यहां छाबहार से जरंज और फिर दिलाराम, ये कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली अफगानिस्तान के थ्रू ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरीके से हमें कनेक्ट करना था। अफगानिस्तान का इसमें एक रोल रहा। यहां पर आप देख रहे हैं अशरफ गनी, वो इंडिया है, उन्होंने कहा कि देखो अब ठीक है यूएसए इज प्रेशराइजिंग, बट अल्टीमेटली यूएसए इज गोइंग बैक। अगर यूएसए जा रहा है और साइन ऐसे शो कर रहा है, ईरान से आपने तब तक अफगानिस्तान को कनेक्ट नहीं किया, तो अफगानिस्तान की सरकार मजबूत कैसे होगी? और अगर अफगानिस्तान मजबूत नहीं हुआ तो फिर आप सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कैसे होंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो तापी वाइल पाइपलाइन को कुछ करने नहीं दे रहा है, वो तो ऐसे ही हॉल्ट में है।
यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान आप सबको पता है वो इस वजह से क्योंकि इफ दिस कनेक्ट्स तो तुर्कमेनिस्तान से रिसोर्सेज डायरेक्टली इंडिया में कनेक्ट करेंगे, वो तो हो नहीं रहा था। तो अफगानिस्तान ने प्रेशर बनाया। फिर मोदी जी की विजिट हुई ईरान में, कहा कि यार ये अफगानिस्तान बात तो ठीक कह रहा है, तो दिस इज हाई टाइम दैट वी नीड टू फोकस मोर ऑन इट। तो फाइनली इस पर फोकस स्टार्ट हुआ। उस समय इंडिया ने अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के बलबूते डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाई थी। हमने यूएसए से कहा देखो इस मामले में हमें एक्सेप्शन चाहिए, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी हैज अ लॉ काटसा, यानी कि जिसके तहत उसको लगता है कि अगर कोई हमारे एडवर्सरी, यानी कि उनका एडवर्सरी, उनका दुश्मन ईरान हुआ, अगर उसका साथ कोई देगा तो हम उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया ने कहा हम पर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए, क्योंकि छाबार पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और जो रायता फैलाकर जा रहे हैं अफगानिस्तान में उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वहां पर डेवलपमेंट जरूरी है। तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट यूएसए ऑल्सो गेव सम एक्सेप्शंस टू इंडिया कि ठीक है छाबार पर आप डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो 13 मई को एग्रीमेंट साइन हुआ, तो वो तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिल ही गया है। इससे पहले जो अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था और जो कनेक्टिविटी थी उसके थ्रू हमने कोविड के टाइम पर पाइपलाइन, कोविड के टाइम पर जो आपके मेडिसिन हैं, एसेंशियल सप्लाईज हैं, वैक्सीन हैं, उसको भी पहुंचाया। इसके अलावा वीट, ग्रेन, इसका सपोर्ट हमने अफगानिस्तान में दिया। तो यानी कि छाबार हमारे लिए काम तो आया। तो अफगानिस्तान में जो सपोर्ट आप कहेंगे इससे हमें क्या फायदा? देखिए, मंडल सिद्धांत है एक चाणक्य का, उनका कहना है कि दुश्मन का जो पड़ोसी है वो तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर अगर अफगानिस्तान से कनेक्टेड है तो अफगानिस्तान में सरकार कोई भी हो, इंडिया को एफर्ट करना चाहिए कि वो सरकार इंडिया के अगेंस्ट ना हो, इंडिया के फेवर में हो। और इसी वजह से जब वहां पर ये लॉकस्ट अटैक्स, यानी कि एग्रीकल्चर वहां पर खतरे में आया, तो उसमें भी इंडिया ने अपनी तरफ से पेस्टिसाइड हेल्प प्रोवाइड करी। अब जो लास्ट मोदी एंड रईसी मिले थे ब्रिक्स समिट में, मैं अगस्त 2023 की बात कर रहा हूं, मिस्टर इब्राहिम रईसी, तो उस समय एक बोल्ड स्टेप लिया गया। इंडिया ने अपना कमिटमेंट शो किया कि देखिए भले यूएसए एंड वेस्टर्न लॉबी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट यू, बट वी आर गोइंग टू मूव अहेड। और ये हम इसको बोल्ड स्टेप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये शो कर रहा है कि देखो हमें इस वाले नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। कौन सा नेटवर्क? यानी कि इसको हम कहते हैं आईएनएसटीसी। यानी कि हम, जैसे आपने सुना होगा कि G20 के दौरान हमने आईमेक की बात की थी। ये रहा, मैं आईमेक का मैप भी दिखा दूंगा, अभी आपको आगे आएगा। अब आईमेक तो बन नहीं पाया। इंडिया, मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि वो गाजा हमास स्ट्राइक चल रही है। तो ऐसे में हमें तो यार अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा। तो सोचा गया कि ठीक है, ईरान के थ्रू अजरबैजान, जॉर्जिया, और फाइनली यहां पर हम कनेक्ट कर जाएंगे रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग। एंड फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग अगर रशिया के रिलेशन बेटर होते हैं यूरोप के साथ, वो भविष्य में होने ही हैं, तो ऐसे में ये वाला ट्रेड रूट इंडिया की प्रोस्पेरिटी के लिए बेटर होगा, ईरान को भी फायदा होगा। तो एक तरीके से अल्टरनेटिव हो जाएगा आईमेक का, क्योंकि ऑलरेडी चाइना इज बिल्डिंग वन अनदर कॉरिडोर हियर। ये देखिए, वो बीजिंग को कनेक्ट करना चाह रहा है यहां पर सीधा यूरोप में, ये देखिए। तो अगर इस रूट पर ऑलरेडी चाइना इज प्लानिंग, तो वी नीड अ रूट हियर टू काउंटर दैट चाइना, क्योंकि देखिए फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है। एक समय था जब आप केवल हार्ड पावर की बात करते थे, किसके पास कितनी मिलिट्री, किसके पास कितनी इकोनॉमिक पावर। अब वो केवल समय नहीं है। नाउ इज द टाइम ऑफ फास्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर का मतलब होता है कि हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर दोनों का मिक्सचर। एंड फास्ट पावर, दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग पॉपुलराइज्ड बाय मिस्टर जॉन चिपमैन। उनका कहना है कि इस दुनिया में अब वो जीतेगा जो जल्दी से जल्दी वो काम कर लेगा जिसको दुनिया की जरूरत है। अगर आपको प्रोस्पेरिटी की जरूरत है इस रीजन में, और आपको लग रहा है कि यार ये वाला रूट जो है इट इज क्वाइट लॉन्ग, और ये जो स्वेज कैनाल है यहां पर, ये स्वेज कैनाल और ये वाला एरिया यहां पर अब ट्रबल है ड्यू टू यू नो दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास पायरेसी और अभी हूती रिबल्स का अटैक। तो भाई साहब ये वाला जोन ये ट्रबल हो गया। ये वाला जोन, ये वाला जो रूट है ये काफी लेंदी है, और जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड बी क्वाइट हाई। तो डेफिनेटली यू विल नीड दिस रूट, राइट। तो हमें ये रूट अपनाना होगा। आईमेक जो है यहां से होकर जाता है और ये ईरान के थ्रू होकर जाता है। तो हमें तो दोनों पर काम करना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली इफ दे आर कनेक्टेड विद इंडिया देन डेफिनेटली इट विल ब्रिंग, यू कैन से, मोर प्रोस्पेरिटी। तो हम ब्रिक्स के साथ यहां पर खड़े हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आप कहेंगे अरे यहां तो चाइना भी है। देखिए हम तो ब्रिक्स प्लस की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को तो ग्लोबल साउथ में लीडरशिप शो करनी है, और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में हमें रिप्रेजेंट करना होगा ना कि भाई एशियन अफ्रीकन नेशन को जो कनेक्टिविटी है वो उनकी टर्म्स पर मिले, राइट। ईरान आइसोलेटेड फील कर रहा था, और ऐसे में ईरान के साथ देखिए कौन दिख रहा है आपको, रशिया और चाइना।
तो अगर दुनिया में एक रेजिस्टेंस की एक्सिस बन रही है यूएसए के अगेंस्ट, हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है, तो क्या हमें सारे अपने स्टेक्स केवल यूएसए की तरफ ही रखने चाहिए? आपको नहीं लगता कि अगर यूएसए की हेजेमनी डिक्लाइन होगी और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होगा जिसमें अदर पावर्स विल बी मोर इन्फ्लुएंशियल, देन इंडिया शुड हैव स्टेक्स ऑन बोथ साइड्स, राइट? हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम अलायंस के खिलाफ हैं। ये बात नेशनल, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी कहते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर भी कहते हैं, राइट? तो यही मैं आपको बात बता रहा था, यानी कि हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को शो करना है। अब देखिए, ये है छाबार बंदर अब्बास। अब थोड़ा लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये है बंदर अब्बास। एक तरीके से आप ये ध्यान रखिए कि ये इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है आपके कैस्पियन सी से, और कैस्पियन सी से फिर आप सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ पर एक कनेक्टिविटी रूट ब्लैक सी का भी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम ईरान के थ्रू कनेक्टिविटी को ऊपर बढ़ाते हैं, तो अगर हमें यूरोप में कनेक्ट करना है तो यूरोप में कनेक्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ब्लैक सी रूट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करना है तो ऐसे में कैस्पियन सी। तो एक तरीके से इंडियन ओशन, कैस्पियन सी एंड देन सेंट पीटर्सबर्ग, फिर उसके थ्रू बाल्टिक, नॉर्थ सी के थ्रू हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म प्लान है। पोर्ट्स का ध्यान रखिएगा, जो बंदर अब्बास है ये तो हो गया सदर्न पोर्ट, और बंदर अंजाली ये हो गया आपका अपर पोर्ट, यानी कि वो कैस्पियन सी के नीचे वाला पोर्ट जो ईरान को कनेक्ट करता है। ये रहा, देखिए ये रहा बंदर अब्बास और ये रहा बंदर अंजाली, ठीक है, और ये रहा कैस्पियन, एंड देन फाइनली कनेक्टिंग टू दिस। तो क्योंकि ईरान चर्चा में है तो एक्चुअली ये दो पोर्ट तो ध्यान रखिएगा, कैस्पियन की लोकेशन ध्यान रखिएगा, ईरान को कनेक्ट करने वाले जो नेशंस हैं उनका हमें पता होना चाहिए। सेंट्रल एशिया की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमें कनेक्ट करना है सेंट्रल एशिया के थ्रू रशिया को। देखिए, यूएसएसआर का एक समय पार्ट होता था सेंट्रल एशिया। माना जाता है कि जैसे ही वो अलग हुआ तो उसके बाद उसने अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचानी, उसने अपनी इकोनॉमी को तो चेंज किया, बट वो अपने रिसोर्स पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाया क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं था वर्ल्ड की मेजर मार्केट से। आप कहेंगे ऐसा क्या है इनके पास? अरे रिसोर्सेज की भरमार है इनके पास। जैसे कजाकिस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है उसके पास यूरेनियम का, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस समय यूरेनियम का। तो अगर दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड मतलब सिविल एप्लीकेशंस की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात है कजाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट एलाय होगा, और एलाय ऐसे ही थोड़ा ना होगा, आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। इसके अलावा हाइड्रो पावर, ऑयल एंड गैस इस रीजन में भरपूर है, तो जाहिर सी बात है इस रीजन को कनेक्ट तो करना पड़ेगा फिर इंडिया के साथ, है ना। इंडिया की इंडस्ट्री को इससे पुश मिलेगा। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस रीजन में रेडिकलाइजेशन हुआ तो आपको लगता कि दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर साउथ एशिया एज वेल। यानी कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर वाला जो एरिया है, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अगर वहां रेडिकलाइजेशन फैलता है तो उससे भारत की सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, राइट। चाइना ऑलरेडी इस रीजन के लिए कंपीट कर रहा है। अगर मैं ट्रेड की कंपैरिजन बताऊं, करीब $100 बिलियन का ट्रेड है चाइना का सेंट्रल एशियन रीजन में। अभी इंडिया का केवल $2 बिलियन का है, और उसका एक बड़ा रीजन है लैक ऑफ कनेक्टिविटी, क्योंकि ये रीजन जो है लैंडलॉक्ड है और चाइना अपनी कनेक्टिविटी रूट का फायदा उठाता है। तो भाई साहब, ये तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अगर हमने ईरान के साथ मिलकर उसको कनेक्ट नहीं किया इस रीजन से, है कि नहीं। तो ये मैंने आपको रीजन बताया कि इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं है, इस वजह से यहां पर एक गैप बन रहा है। तो आईएनएसटीसी को और छाबहार पोर्ट को साथ में कनेक्ट करना है, यानी कि पहले हम केवल बंदर अब्बास से बंदर अंजाली और ऊपर कैस्पियन सी के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग को, लेकिन छाबहार को भी हम इससे कनेक्ट कर देंगे। तो एक तरीके से छाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास। देखिए, यूपीएससी आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि छाबहार पोर्ट इज इन वेस्ट ऑफ बंदर अब्बास, तो ध्यान रखिएगा, देखिए बंदर अब्बास वेस्ट में है, देखिए ये वेस्ट में हो गया, ये ईस्ट में हो गया, ठीक है। तो पहले आपका छाबार है, फिर बंदर अब्बास पोर्ट है, फिर ये ऊपर का रास्ता है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब चाइना का फैक्टर क्या है? चाइना ऑलरेडी ग्वादार पर बहुत ज़्यादा पैशनेट था कि ग्वादार इज गोइंग टू चेंज द डायनेमिक्स ऑफ दिस रीजन, इंडियन ओशन में एक्सेस दे देगा, पाकिस्तान में प्रोस्पेरिटी ले आएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का डेटा बताया जाए तो करीब 22 जो है शिप्स के आसपास डॉकिंग हुई है वहाँ पर, मतलब कंटेनर शिप्स की, जो कि बहुत ज़्यादा कम है इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ऐसे में व्हाट चाइना इज़ डूइंग, चाइना फिर अपना ही टैक्टिक का इस्तेमाल करेगा कि यार फिर तो हमें नेवल पर्पस के लिए दे दो, इस बहाने तुम्हारी हम भरपाई करते रहेंगे। अगर वो नेवल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए सिक्योरिटी इशू है। अब आप कहेंगे वो इतना ज़्यादा फोकस वहाँ कर क्यों रहा है? इसका रीजन है ये मलक्का डिलेमा। एक्चुअली शी जिनपिंग से पहले जो लीडर थे मिस्टर हू जिनताओ, उन्होंने कहा था
कि यूएसए इंडियन ओशन में अपने आप को स्ट्रेंथन करेगा, कर ही रहा है। इंडिया के साथ अलायंस बनाएगा, तो इंडिया ने अलायंस तो नहीं बनाई, लेकिन यस वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आप सबको पता अंडमान निकोबार पर हमारी ट्राइलेटरल कमांड है, इंटीग्रेटेड कमांड है, यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों मजबूत हैं। तो अगर चाइना यहां पर है सबांग पोर्ट, तो अगर यूएसए इसको ब्लॉक करता है तो चाइना का ईस्टर्न जो ये वाला एरिया है, मतलब जो साउथ और ईस्ट है, यहीं पर मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, तो चाइना का व्यापार खतरे में आ सकता है। और भाई अगर व्यापार खतरे में आ गया तो चाइना खतरे में आ गया। तो इसी वजह से चाइना चाहता है आउटलेट इनटू इंडियन ओशन, जैसे वो यहां से ग्वादार के थ्रू कर रहा है और यहां से बर्मा से क्यूप्युक के थ्रू कर रहा है, कुनमिंग से लेकर क्यूप्युक और यहां पर जिंगजेंग से लेकर ग्वादार। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने आप को यहां तो स्ट्रेंथन करना ही है, साथ में हमें इसका यहां पर एक यू कैन से कपलिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ग्वादार है तो हम छाबार पर अपने आप को स्ट्रांग करें, राइट। तो यूएस और इंडिया का जो डायनेमिक्स है वही मैंने आपको बताया। ये जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब यहां पर उसको लगता है चाइना को कि मेरे लिए काउंटर ना कर दें, तो इस वजह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट का इस्तेमाल करता है। वो सब हम जानते हैं, जैसे हम्बन टोटा, मालदीव्स में अभी चाइना अपने आप को मजबूत कर रहा है, ग्वादार में मजबूत कर रहा है, यहाँ पर क्युकप्युक पोर्ट हो गया, यहाँ पर वो अलायंस बना रहा है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम के साथ, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ, तो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमें काउंटर करना है तो इस वाले रीजन में वी नीड ईरान, राइट। हर एक पॉइंट पे मैं चाहिए, जैसे यहाँ पर हम मॉरिशस के साथ हैं, यहाँ पर हम श्रीलंका को ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, उनको तो अभी समझ में भी आ रही हैं चीज़ें। अब देखिए यूएसए की एक और स्ट्रेटजी, यूएसए चाहता है कि यहाँ पर अपने आप को स्ट्रेंथन करे और इंडिया के साथ वहाँ पर अलायंस बनाए, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना ताइवान के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फोकस वहाँ से हट सकता है। अगर फोकस वहाँ से हट जाएगा ऑन द वेस्टर्न पार्ट, तो हमें ईरान की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड ईरान टू बी देयर, राइट, क्योंकि वो ताइवान पर इशू क्रिएट करेगा, तो यूएसए का पहला फोकस ताइवान होगा, क्योंकि उसकी टेरिटरी के तो ज़्यादा करीब क्या है, ताइवान है ना, राइट। ब्लॉकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अगर यहां पर ब्लॉक कर दिया जाए तो उसके लिए भी हमें भाई ईरान की जरूरत है, राइट। बट ग्वादार सीम्स टू फेल, ग्वादार फेल हो रहा है, वो मैंने आपको रीजन बताया। बताओ 22 शिप, एक डेटा बता रहा है कि केवल इतना ही है। यहां पर ये दिख रहा है आपको बोर्ड पाकिस्तान में ग्वादार का, लेकिन जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी भी पोर्ट के सक्सेस के लिए, यानी कि बैक फॉरवर्ड कनेक्टिविटी, मतलब क्या है कि देखो एक तो आवाजाही भी हो, और आवाजाही तो तब होगी ना जब आप पोर्ट से रोड एंड रेलवेज के थ्रू पाकिस्तान के अदर रीजन्स को कनेक्ट कर सको और उसके थ्रू अदर रीजन्स को कनेक्ट कर सको जहां पर आप फर्दर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो वाया लैंड, लेकिन वो यहां पर अभी नहीं हो पाया, तो ये भी एक रीज़न है। प्लस बलूचिस्तान खुद एक वोलेटाइल एरिया, ईरान भी इससे परेशान था। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया था, राइट, ऑन सर्टेन टेररिस्ट ग्रुप्स, फिर पाकिस्तान ने भी रिप्लाई किया था। तो इसमें खुद ये ग्वादार पोर्ट भी सकते में आ गया है, कितने सारे जो चाइनीज लेबर्स हैं वो वहां से जा रहे हैं इसी वजह से। तो ऐसे में ये एक प्रोएक्टिव स्टेप हुआ कि नहीं हुआ भाई? जब सारे डायनेमिक्स हमने समझे तो हमें पता लगा कि यार ये इंडिया का कांदा पोर्ट से हम गए यहाँ पर छाबार, और छाबार के थ्रू जैदान एंड देन अफगानिस्तान, एंड फाइनली यहाँ से हम सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करेंगे। इंडिया की जो पोजीशन है इस रीजन में उसको स्ट्रेंथन करेगा, राइट। तो अब चैलेंज क्या है? चैलेंज तो एक तो थ्रेट ऑफ सैंक्शंस था, लेकिन सैंक्शंस पर हमने ऑलरेडी अपना पास देखा है। 1974 1998 में जो सैंक्शंस लगे थे, अब वो इंडिया नहीं है। इंडिया अब बदल चुका है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, एनलार्जिंग मार्केट है, स्टेबल डेमोक्रेसी है। तो दुनिया जो मतलब इंडिया जो चाहेगा दुनिया को वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इंडिया की जो डिमांड है वो दुनिया के इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती है। तो देख रहे हैं इकोनॉमी एक्चुअली एलिवेट्स योर पोजीशन इन जियोपॉलिटिक्स। तो अब वो सिचुएशन नहीं है। कोल्ड वॉर के बाद ही सिचुएशन बदलने लग गई थी, और इंडिया का स्टेचर इन यूएसए इन कंपैरिजन टू यू कैन से यूएसए इन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इस वजह से शिफ्ट हुआ बिकॉज इंडिया along with partnership with global south was able to bring demand of reforms, और उसमें से कई रिफॉर्म जो है IMF में हुए भी, जैसे कोटा सिस्टम का रिफॉर्म। तो अब यूएसए को भी समझ में आता है कि भाई कई जगह पर आंखें दिखानी चाहिए लेकिन आगे स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे स्टेप लिया तो तुम खो बहुत कुछ सकते हो, राइट। इंडिया ने अवॉइड तो किया है ईरान को पिछले कुछ समय में, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक स्टेप बैक था, वो कट ऑफ नहीं था। यानी कि हमने अपनी ऑयल की जो इंपोर्ट है उसको घटाया था, कंसिडरिंग द इशू जो यूएसए एंड अदर नेशंस आर हैविंग विद ईरान। वो हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें सस्टेन ऑयल सप्लाईज को रखना है। तो हम किसी रीजन जो ऑलरेडी खतरे में है वहाँ पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को निर्भर नहीं कर सकते,
राइट। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पशंस हैं वो मैंने बताया आपको पॉइंट, वो हमने सिक्योर कर लिए थे। तो अब चीज़ें बदल गई हैं। अब यूएसए भी इंडिया को एक स्पेस देता है कि ठीक है, यू कैन अलाइन विद ईरान ऑन दीज इश्यूज, नॉट ऑन न्यूक्लियर ऑब्वियसली, और जहाँ पर ईरान कुछ गलत करेगा तो वहाँ पर यू हैव टू बी वोकल एज वेल। बट इंडिया वहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक साइलेंस का इस्तेमाल करता है कि कई बार आपको चुप भी रहना चाहिए और कई बार अगर बोलना चाहिए तो ऐसा बोलना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट खतरे में ना आए, राइट। तो अभी हम इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप में ऑप्टिमिज्म देखते हैं, और आज जो हुआ, जो इब्राहिम रईसी जी के बारे में पता लगा, तो आगे कैसे चीज़ें ओपन अप होती हैं हम देखेंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है ईरान वोंट गो फॉर अ फुल फ्लेज्ड वॉर। आप कहेंगे ऐसा कैसे? अगर पता लग जाए कि इजराइल ने ऐसा कराया है, मुसाद ने ऐसा कराया, तब भी नहीं करेगा? मुझे लगता है कि नहीं करेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि प्रेजेंटली ईरान इज फोकसिंग ऑन इट्स ओन इकोनॉमिक एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एंड बेस्ट ट्रिब्यूट टू वंस लीडर इज दैट यू अचीव दैट स्ट्रेंथ वंस। पहले वो शक्ति हासिल कर लो जिसके लिए तुम्हारे लीडर्स इतने बोल्ड स्टेप ले रहे थे। वो वेस्टर्न लॉबी के खिलाफ स्टैंड ले रहे थे, वो एक एक्सेस बना रहे थे बाकी देशों के साथ कि भाई अल्टीमेटली अब यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर का समय गया, अब डॉलर का वेपनाइजेशन का समय गया, अब यूएस अपनी मनमर्जी से जो सैंक्शंस कर देता था अब उसका समय गया। अगर ईरान के लीडर्स उसके लिए स्टैंड ले रहे थे तो आपको नहीं लगता कि जो एजेंडा है टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर इज वे 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 अबव देन लॉस ऑफ वन लाइफ? रियल ट्रिब्यूट टू दैट लाइफ वुड बी दैट you continue on the path which was charted out by your leader. तो ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ प्रिवेल्स इन जियोपॉलिटिक्स। दिस मे नॉट बी द करेक्ट टाइम टू गो इनटू फुल फ्लेज वॉर फॉर ईरान एज वेल, क्योंकि अभी जो स्टेप्स उसने लिए हैं पिछले कुछ सालों में, जो रशिया के साथ अलाइनमेंट, चाइना के साथ अलाइनमेंट, अब वो ईरान को वो जरूरी स्ट्रेंथ देने लगे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और जैसे एक चाइनीज प्रोवर्ब है ना, डेंग जियोपिंग ने कही थी कि हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, यानी कि अपनी पूरी शक्ति को दिखाओ मत। आज का जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ छाबार विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज लार्जर इंटरेस्ट इन द रीजन। और जो यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं वो पोर्ट की लोकेशन, और जो प्रोजेक्ट्स हैं IMEC, INSTC, इनकी लोकेशन यहाँ से हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।